डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी के लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है ये मुश्तमिल है क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस पर। तो इसमें सबसे पहला जो हम क्वेश्चन टेकअप कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 16 के लॉन्ग क्वेश्चंस क्या क्या हैं। वैसे तो ये जब पढ़ाते हैं उस वक्त भी आपको साथ साथ बताए हैं कि लॉन्ग क्वेश्चंस क्या हैं, मगर एक दफ़ा फिर अब मैं ये सारे चैप्टर्स के आपको बता रहा हूँ, इनको आप नोट डाउन कर लें। सबसे पहले नंबर पर चैप्टर नंबर 16 के सेकंड या थर्ड पेज पर एक टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। तो डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। इसमें आप वो कैम्बियम वगैरह का हार्डवुड सैपवुड सारा कुछ लिखेंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट जो नेक्स्ट टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इसमें आता है वो है प्लांट मूवमेंट्स में से। प्लांट मूवमेंट्स में दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। पहले नंबर पर ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स एंड देयर टाइप्स कंप्लीट। ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स और उनकी टाइप्स। फिर इसके बाद पैराटॉनिक मूवमेंट्स और उनकी टाइप्स। अलग-अलग लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ये पैराटॉनिक मूवमेंट्स। अब इसमें कोई कम भी आ सकती हैं, जैसे पैराटॉनिक में से सिर्फ नास्टिक मूवमेंट्स आ जाएं या ट्रॉपिक मूवमेंट्स आ जाएं या पूरी भी आ सकती हैं। तो इसलिए दोनों ही मगर इम्पॉर्टेंट हैं, आप करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है वो है एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन इंक्लूडिंग मोल्टिंग। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि सम टाइम मोल्टिंग का टॉपिक ही सिर्फ आ जाता है और सम टाइम एक्सोस्केलेटन इंक्लूडिंग मोल्टिंग ये सारा कुछ लिखने के लिए आ जाता है। तो दोनों चीज़ें आप लोग करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखेंगे वो है एंडोस्केलेटन। अब एंडोस्केलेटन में क्या लिखना है, सारा स्केलेटन लिखना नहीं शुरू हो जाना। इसमें सिर्फ दो चीज़ें लिखनी हैं, बोन प्लस कार्टिलेज। तो बोन प्लस कार्टिलेज पे नोट आ जाए तब भी यही लिखना है, एंडोस्केलेटन पे आ जाए तब भी आपने यही लिखना है। उसके बाद जो स्केलेटल सिस्टम है इसमें से बहुत लेस लाइकली होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन आए, तो इसलिए हम नेक्स्ट जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है वो है जॉइंट्स का। जॉइंट्स एंड देयर टाइप्स, ये टॉपिक आ जाएगा। और उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक लास्ट में से आएगा वो होगा रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन। रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट हाफ जो कि हमारा T1 का सिलेबस भी है उसमें यही टॉपिक्स बनते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। नंबर 1 है सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स, पैराटॉनिक मूवमेंट कंप्लीट और इनकी टाइप्स, एक्सोस्केलेटन इंक्लूडिंग द मोल्टिंग क्योंकि समटाइम सिर्फ मोल्टिंग की स्टेजेस भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाती हैं, एंडोस्केलेटन इंक्लूडिंग द बोन्स एंड कार्टिलेज या बोन्स एंड कार्टिलेज पे नोट आ जाए तो भी वही लिखना है। जॉइंट्स एंड देयर टाइप्स, इसमें मूवेबल, इमूवेबल, साइनोवियल, हिंज, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट सारे लिखने हैं आपने। रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन और उसकी फेजेस तक। तो ये हमारे फर्स्ट हाफ के लॉन्ग क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद जो हमारा चैप्टर का सेकंड हाफ बनता है उसके लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक जो है ना वो है स्केलेटल मसल्स का। अब डियर स्टूडेंट्स, इसमें ये एक टॉपिक बड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये मैं आपको बता दूं। जो टेबल में दिया हुआ है ना कंपैरिजन स्मूथ स्केलेटल और कार्डिक मसल्स का, ये तो MCQ शॉर्ट के लिए ही चीज़ें आपने करनी है। जो इसके आगे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर दिया गया है टॉपिक इसका स्केलेटल मसल्स का, इसके हवाले से कुछ चीज़ें थोड़ी सी हम इसमें देखते हैं। जैसे बुक की जो वर्डिंग्स हैं उन्हीं को हम फॉलो कर लेते हैं ताकि आप लोगों को भी इसमें आसानी रहे। अच्छा, अब जैसे ये स्केलेटल मसल का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इसमें फिर नीचे हेडिंग है स्केलेटल मसल फाइबर की, फिर अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट्स की। अब ये इस तरह से क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है
डिस्क्राइब स्ट्रक्चर या अल्ट्रा स्ट्रक्चर और मायोफिलामेंट्स एंड फिब्रिल्स ऑफ स्केलेटल मसल। तो ये डियर स्टूडेंट कोई भी इनमें से वर्डिंग यूज़ की जाए, आंसर उसका एक ही बनता है जो आपकी बुक का स्केलेटल मसल्स का टॉपिक है, जिसमें आप ओरिजिन, इंसर्शन यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे, टेंडन्स वगैरह का जिक्र भी करेंगे, फिर मसल फाइबर का, फिलामेंट फिब्रिल्स का, फिलामेंट्स का, थिक थिन फिलामेंट्स का, उनका अरेंजमेंट, ए बैंड, आई बैंड, एच जोन वगैरह सब कुछ। और नेक्स्ट पेज पर जो इसमें डायग्राम दी है वो भी इसमें लिखेंगे। बट मोस्टली ये क्वेश्चन इस तरह से आता है, डिस्क्राइब स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। डिस्क्राइब स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। अब देखें नेक्स्ट पेज पे स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल थोड़ा सा लिखा है, साथ उसकी तस्वीर बनी है। मगर अगर ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तब भी जो आप स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल की चीज़ें पढ़ते हैं, ख़ास तौर पर जो ए बैंड एंड आई बैंड से जो चीज़ें शुरू होती हैं, इनकी आपने सारी डिटेल्स लिखनी है कि ए बैंड क्या होता है, आई बैंड क्या होता है, और उसमें जो जो चीज़ें हैं, सार्कोमियर, मायोसिन, ये फिर उसमें वो आखिर की जो चेंजेस तक आते हैं, हाउ द ब्रिजेस आर कंट्रोल्ड से पहले तक आपने ये इसमें लिखना है। तो मसल फाइबर्स की हेडिंग से लेके आपने, यानी वही चीज़ें, अब ऊपर वाला क्वेश्चन है तो उसमें अगर इतनी स्टेटमेंट है तो फिर फिलामेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायग्राम भी वही है, सारा कुछ डिस्क्रिप्शन भी वही है। अगर ये भी आ जाता है तो इसमें आप वो 4-5 पॉइंट स्लाइडिंग फिलामेंट के ऐड कर देंगे, साथ वही डायग्राम रहेगी, मगर जो मसल्स का अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, ए बैंड, आई बैंड के जो पार्ट्स हैं सारे, वो फिर भी आप इसके अंदर लिखेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये एग्ज़ाम में आने वाला टॉपिक है। उसके बाद बाकी टॉपिक सीधे सीधे हैं जो बुक में लिखे हैं, वो ऐसे ही आते हैं। कंट्रोलिंग ऑफ एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन बाय कैल्शियम आयन, ये बिल्कुल इसी तरह से आएगा। कंट्रोलिंग ऑफ एक्टिन मायोसिन बाय कैल्शियम आयन, तो ये टॉपिक इसी तरह से ये इसमें आपने लिखना है। इसके बाद इसमें जो टॉपिक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है वो एंटागोनास्टिक मूवमेंट्स का आता है। ये जो डिसऑर्डर्स हैं ये इसी तरह, जिसको दिया गया अरेंजमेंट ऑफ स्केलेटल मसल फॉर मूवमेंट्स ऑफ स्केलेटन, ठीक है जी। तो हम बुक की वर्डिंग से इसमें लिखते हैं, अरेंजमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स। तो ये एंटागोनास्टिक मूवमेंट के नाम से भी आए तो यही टॉपिक इसमें आपने लिखना है। इसके बाद डियर स्टूडेंट मोस्ट लाइकली तो लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर के यही हैं, मगर अगर इसमें और बढ़ाया जाए तो एक दो चीज़ें हैं जो लोकोमोशन के एतबार से आ सकती हैं। उसमें ख़ास तौर पर है लोकोमोशन इन पैरामीशियम एंड लोकोमोशन इन मैमल्स। लोकोमोशन इन पैरामीशियम एंड आखिर में एक करके एक टॉपिक आता है लोकोमोशन इन मैमल्स का, वो प्लांटिग्रेड, डिजिटिग्रेड, संगुलिग्रेड्स जिसमें लिखे हैं। बाकी टॉपिक बड़े लेस लाइकली हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन में आए, उनमें से ज़्यादातर MCQ शॉर्ट क्वेश्चंस ही आते हैं। तो सेकेंड हाफ में डियर स्टूडेंट एक तो जो स्केलेटल मसल से रिलेटेड टॉपिक्स हैं ये सारे, ये देखें यहाँ से यहाँ तक ये मसल्स के ही टॉपिक बनते हैं। तो इसमें मसल्स का स्ट्रक्चर अलहदा है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, मायोफिलामेंट, मायोफिब्रिल, ये किसी भी नाम से आए तो ये आपने लिखना है। स्लाइडिंग फिलामेंट भी मॉडल आ जाएगा तो इसमें सिर्फ स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल का इजाफा करेंगे, डायग्राम वही बनेगी, चीज़ें वही आपने ए बैंड आई बैंड वाली लिखनी है। फिर कैल्शियम आयन का रोल जो है वो एक्टिन मायोसिन के इंट्रैक्शन में वो आ जाएगा।
अरेंजमेंट में वो बाइसेप ट्राइसेप वाला आ जाएगा। लोकोमोशन इन 2 एनिमल्स की कर लें, पैरामीशियम की और मैमल्स की। तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 16 के। अब डियर स्टूडेंट हम मूव करते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ जो आप लोगों ने पूछे हैं प्रीवियस वीक के अंदर, जिसमें जो पहला क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से पूछा गया है, इसमें डियर स्टूडेंट जो पहला सवाल पूछा गया है वो ये कि इन ओपन रिडक्शन सर्जरी आफ्टर रिकवरी पिन्स और वायर्स को रिमूव करने की ज़रूरत है। तो इसमें इसका आंसर ये है कि अगर तो छोटा बच्चा है जिसकी बोन्स ने अभी ग्रो करना है तो फिर तो उन पिन्स वायर्स को रिमूव कर देंगे, क्योंकि वो इनएनिमेट नॉन लिविंग चीज़ें हैं, वो उसकी बॉडी के साथ साथ ग्रो नहीं करेंगी तो कुछ वक्त के बाद। और अगर वो बड़ा शख्स है जिसकी बोन्स ने अब ग्रो नहीं करना मज़ीद, तो फिर पिन्स और वायर्स को लगा भी रहने दिया जा सकता है। तो ये बहरहाल इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस ऑफ द पेशेंट। अच्छा, इसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया है बच्चे की तरफ से कि ये जो हमने एम कैट के हवाले से, एंटीडेस के हवाले से बताया था कि सार्कोलीमा और एंडोमीजियम लाइक मसल फाइबर की जो मेम्ब्रेन सराउंड कर रही है वो सार्कोलीमा है तो या एंडोमीजियम है। वो अब इस तरह से है, देखें, जो एक मसल फाइबर है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल एक मसल सेल है, आपको पता है इसको हम क्या कहते हैं, मायोसाइट, या इसको हम कहते हैं मसल फाइबर। मसल फाइबर भी कहते हैं, मसल सेल भी कहते हैं, मसल फाइबर भी कह सकते हैं, और इवन जो सादा सा लफ्ज़ है मसल सेल वो भी कह सकते हैं। मायोसाइट, मसल फाइबर एक ही बात है। अब इसकी ये मैं वर्डिंग यहाँ लिख रहा हूँ, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है इसका नाम है सार्कोलीमा। लीमा वैसे भी मेम्ब्रेन को ही कहते हैं। तो अगर हमें कहा जाता है कि सेल सरफस मेम्ब्रेन, सेल सरफस मेम्ब्रेन असल में सेल की मेम्ब्रेन होती है, वो कौन है, तो सेल सरफस मेम्ब्रेन इसकी सार्कोलीमा होगी। और अगर हम इस मसल सेल को देखें तो ये एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर के अंदर इनक्लोज्ड होगा। तो अगर हमें ये स्टेटमेंट पूछी जाती, इसको कहा जाएगा एंडोमीजियम। अगर हमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि a muscle fiber or a muscle cell or a myocyte is enclosed inside, तो muscle fibers are enclosed in, ये किसके अंदर लिपटे हुए हैं, तो फिर ये इसका आंसर क्या बनेगा, एंडोमीजियम बनेगा। ये आप लोगों की बुक में जो एक्सरसाइज दी हुई है इसके हवाले से पहला जो फिल इन द ब्लैंक है वो यही है, ये जब आप इस पे आएंगे आपको पता भी चल जाएगा। ईच मसल इज़ एनक्लोज्ड बाय अ मेम्ब्रेन नोन है। अब ये देखें यहाँ मसल लिखा हुआ है, तो हम इसको मसल तो सार्कोलीमा नहीं कह सकते ना, हमने तो मसल सेल कहा होता तो फिर हम सार्कोलीमा कहते। तो एनक्लोज्ड बाय, अब ये कंफ्यूज स्टेटमेंट नामुकम्मल है इसमें। बहरहाल मैंने आपको बता दिया कि अ सेल सरफस ऑफ मायोसाइट, मसल फाइबर और मसल सेल इज सार्कोलीमा। सेल सरफस मेम्ब्रेन कह दो, सेल मेम्ब्रेन कह दो, वो सार्कोलीमा है। एंड दिस मायोसाइट, मसल फाइबर और मसल सेल इज़ एनक्लोज्ड इनसाइड, तो फिर इसका आंसर क्या होगा, एंडोमीजियम होगा। ये ब्लू वाली लाइन एंडोमीजियम की है और ब्लैक वाली लाइन जो है वो सार्कोलीमा की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। होपफुली कि आपको इसका आंसर पता चल गया होगा कि ए बैंड समझा दें। फिर दोबारा यही पूछा गया है कि ए बैंड में मायोसिन की लेंथ है पोलर है, तो ये मैं बता देता हूँ आपको दोबारा से सारा ए बैंड आई बैंड का। देखें डियर स्टूडेंट, ए बैंड का मतलब होता है, एक का लफ्ज़ का मतलब होता है एन आइसोट्रोपिक। ए जो वर्ड है ना, इसका मीनिंग है एन आइसोट्रोपिक, वहाँ से ये हमने वर्ड इसका निकाला है ए बैंड। अपेरेंटली ये नज़र कैसा आता है, डार्क नज़र आता है, इसलिए हम इसे डार्क बैंड कहते हैं। इस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक थिक फिलामेंट है जो कि मायोसिन है, ठीक है। ये और भी हो सकते हैं थिक फिलामेंट, कोई एक ही थोड़ी है, और भी होंगे, जाहिर है। ये इधर भी और भी होंगे। अब एंटायर लेंथ ऑफ थिक फिलामेंट, इसको सराउंड किसने किया हुआ है, इनको सराउंड किया हुआ है थिन फिलामेंट्स ने, इधर इधर।
मगर थिन फिलामेंट्स ने जब मसल रिलैक्स होते हैं इनको पार्टली सराउंड किया होता है, मुकम्मल सराउंड नहीं किया होता। कुछ हिस्से पर थिक फिलामेंट के थिन फिलामेंट होते हैं, कुछ पर नहीं होते। अब अगर हम इस पोर्शन को ले लें, यहाँ से लेके ये जो मैं डॉटेड लाइन लगा रहा हूँ यहाँ तक, अगर आप इसको देखें तो ये बनता है ए बैंड। ए का मीनिंग फिर बता रहा हूँ क्या होता है, एन आइसोट्रोपिक, या इसको हम कहते हैं डार्क बैंड। अब इसमें आप क्या कहेंगे कि जो डार्क बैंड है या ए बैंड है वो किससे मिलके बना है? जी बिल्कुल, एंटायर लेंथ ऑफ थिक फिलामेंट दैट इज मायोसिन एंड पार्टली थिन फिलामेंट फ्रॉम बोथ साइड। दोनों साइडों से इसमें थिन फिलामेंट भी हैं, तो इसलिए ये थिक और थिन दोनों से मिलकर बना है। थिक फिलामेंट की तो एंटायर लेंथ ही इसमें है एंड पार्टली थिन फिलामेंट भी है फ्रॉम बोथ साइड। इसी तरह अगर हम आई बैंड की बात करेंगे तो वो फिर यहाँ से हो जाएगा, इसको डॉटेड लाइन लगा लें। अब इसमें मायोसिन नहीं आ रहा तो ये कौन सा बैंड होगा? आई बैंड। आई बैंड मीन आइसोट्रोपिक, आई बैंड, और आई बैंड को हम कहते हैं लाइट बैंड। अब ये लाइट बैंड है जिसमें सिर्फ थिन फिलामेंट है, ये डार्क बैंड है जिसमें थिन और थिक दोनों फिलामेंट है, मगर मायोसिन की कंप्लीट लेंथ है इसमें। यहाँ से यहाँ तक फिर क्या होगा, ये फिर सिर्फ क्या होगा? आई बैंड। आई बैंड मीन सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या होगा? लाइट बैंड होगा। तो इस तरह ये ऑल्टरनेटली आएंगे, एक लाइट बैंड आएगा, फिर डार्क बैंड आएगा, फिर लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड आएगा। तो ए बैंड क्या होगा? एंटायर लेंथ ऑफ द थिक फिलामेंट एंड पार्टली थिन फिलामेंट फ्रॉम बोथ साइड, यानी मायोसिन मुकम्मल और जो थिन फिलामेंट होगा वो दोनों साइडों से थोड़ा थोड़ा आएगा इसके अंदर। इसके बाद डियर स्टूडेंट, यही दोबारा भी यही पूछा गया था आई बैंड का। अब ये पूछा गया है इसमें एक क्वेश्चन कि पोलराइजिंग एंड नॉन पोलराइजिंग का फ़र्क बता दें। तो इसमें जो ए बैंड है, ए स्टैंड्स फॉर एन आइसोट्रोपिक विच इज़ डार्क बैंड एंड आई बैंड स्टैंड्स फॉर आइसोट्रोपिक। अब असल में ये होता है इसमें कि जो लाइट होती है, रोशनी जो होती है, ये मुश्तमिल होती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स पर। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं रोशनी की, कोई भी रोशनी हो। तो अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बदलता है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, मैग्नेटिक फील्ड बदलता है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। अब मुख्तलिफ प्लेन्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड्स होते हैं, मुख्तलिफ प्लेन्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। ऐसा मटीरियल जिससे गुजरने के बाद सारी लाइट वेव्स के इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लेन में आ जाए, सारे मैग्नेटिक फील्ड्स एक प्लेन में आ जाए, इस तरह के मटीरियल को कहते हैं पोलराइजिंग। और जिसमें ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट प्लेन्स के अंदर ही रहें उसको कहते हैं नॉन पोलराइजिंग। तो आइसोट्रोपिक यानी आई का मतलब होता है नॉन पोलराइजिंग और एन आइसोट्रोपिक का मतलब होता है पोलराइजिंग। यानी जो डार्क बैंड है उसमें से जब लाइट गुजरेगी वो सारे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड एक ही प्लेन के अंदर आ जाएंगे, तो वो जो लाइट डार्क बैंड वाला पोर्शन जो आपको अपेरेंटली डार्क नज़र आ रहा है वो रोशनी के लिए, लाइट के लिए पोलराइजिंग है, वो एन आइसोट्रोपिक है। एन आइसोट्रोपिक मीन पोलराइजिंग, जो तमाम इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड्स को एक ही प्लेन में ले आए। और जो आइसोट्रोपिक है वो नॉन पोलराइजिंग है, वो तमाम इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट प्लेन्स में रहेंगे जो यहाँ पे लाइट कलर का अपीयर होता है। तो पोलराइजिंग जिसमें तमाम इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड्स एक ही प्लेन में आ जाएं, और नॉन पोलराइजिंग जिसमें इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट प्लेन्स में रहें। तो ये डिफरेंस है बिटवीन पोलराइजिंग एंड नॉन पोलराइजिंग। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि डिसअपीयरिंग ऑफ एज जोन इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये बता दें। अच्छा, अब देखें वो मैं इसके साथ ही नीचे बनाता हूँ कि अगर ये मसल अब और इसमें एक तो ये मैंने लाइट डार्क बैंड बना दिया ना आपको, ये वाला जो पोर्शन है जिसमें सिर्फ मायोसिन है, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम कहते हैं एज जोन, a brighter strip in the mid section of A band। फिर जो इमेजिनरी लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है, एज जोन को कह दें, ए बैंड को कह दें या सर्कोमियर, इस लाइन को कहा जाता है एम लाइन। और जो लाइन आई बैंड को बाइसेक्ट कर रही है इस लाइन को कहा जाता है जी लाइन। यहाँ पर भी ये क्या होगी, जो आई बैंड को बाइसेक्ट करेगी, जी लाइन। अब दो कंजेक्टिव जी लाइंस यानी यहाँ से यहाँ तक,
ये जितना कुछ है इसको कहा जाता है सार्कोमियर। तो एक तो इसमें आई बैंड है, ए बैंड है, फिर आई बैंड है, फिर एज जोन है, एम लाइन। अब ये क्या चीज़ें हैं सारी मैं एक बार बता देता हूँ आपको। entire length of the myosin, that is thick filament and partly thin filament from both side when muscles are relaxed, ये है A band। A का मतलब है anisotropic polarizing dark appear होगा। जिसमें सिर्फ थिन फिलामेंट और मायोसिन शामिल ना हो इसको कहते हैं आइसोट्रोपिक आई बैंड, ये लाइट अपीयर होगा। जो ए बैंड के दरमियान में पोर्शन है जिसमें सिर्फ मायोसिन है, ये थोड़ा सा ब्राइटर अपीयर होगा, इसको कहेंगे एज जोन। जो लाइन बाइसेक्ट करे एज जोन को एम लाइन, जो लाइन बाइसेक्ट करे आई बैंड को जी लाइन, दो कंसेक्टिव जी लाइंस के बिटवीन सर्कोमियर। अब जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये जो मायोसिन है, मायोसिन की लेंथ तो चेंज, बल्कि किसी भी प्रोटीन की जो लेंथ है वो छोटी बड़ी नहीं होती, प्रोटीन स्लाइड करती हैं, इसीलिए तो इस मॉडल को कहा जाता है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। अब ये हो गया हमारे पास मायोसिन। अब इसमें क्या हुआ कि एक जो थिन बैंड्स, थिन फिलामेंट्स थे वो एक दूसरे की तरफ बढ़े और वो बढ़ते बढ़ते बिल्कुल एक दूसरे के ऐसे करीब करीब आ गए टूवर्ड्स द एम लाइन। अब अगर आप इस तस्वीर को ऊपर वाली तस्वीर से कंपेयर करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि ये मैं इसकी डॉटेड लाइंस को एक्सटेंड करता हूँ। ये जो ए बैंड था यहाँ से यहाँ तक, ये क्या था, ए बैंड था। ए बैंड की लेंथ में तो कोई चेंज नहीं आया, जबकि ये अनदर मायोसिन होगा, ये अनदर मायोसिन होगा, और ये वाली जो लेंथ है हमारे पास, अब ये कौन सी होगी, आई बैंड की हो गई, और ये कौन सी लाइनें हो गई, जी लाइनें हो गई। तो इसमें 5 चेंजेस आए हैं अगर आप इसको ऊपर वाली तस्वीर से कंपेयर करें। पहली बात है इसमें कि ए बैंड की लेंथ चेंज नहीं हुई, द लेंथ ऑफ ए बैंड रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। आई बैंड क्या हो जाता है, वो लेंथ में छोटा हो गया, शॉर्ट हो गया। दो चेंज हो गए, ए बैंड की लेंथ में कोई चेंज नहीं आया, आई बैंड छोटा हो गया। तीसरा, ये जो मायोसिन वाला पोर्शन था वो तो ख़त्म हो गया, एज जोन तो गायब हो गया। एज जोन कहते किसे थे, जिसमें सिर्फ मायोसिन हो। अब यहाँ पे तो कोई ऐसा पोर्शन नहीं जिसमें सिर्फ मायोसिन हो, तो एम लाइन के करीब आके ये फिलामेंट रुक जाते हैं और जी लाइन एक दूसरे के करीब करीब आ गई, जी लाइन्स गेट क्लोजर टू ईच अदर। यानी 5 चेंजेस क्या है, ए बैंड, द लेंथ ऑफ ए बैंड रिमेन अनचेंज कांस्टेंट, आई बैंड बिकम शॉर्टर, एज जोन डिसअपीयर, और जी लाइंस गेट क्लोजर टू ईच अदर, यानी सार्कोमियर शॉर्टर इन लेंथ हो जाए। तो एक चीज़ है सिर्फ ऐसी जिसकी लेंथ में चेंज नहीं आई, और वो है ए बैंड, और एक चीज़ है जो डिसअपीयर हो गई है और वो है एज जोन, और 3 चीज़ें हैं जिनकी लेंथ कम हुई है। जी लाइंस एक दूसरे के करीब आई हैं, सार्कोमियर की लेंथ कम हुई है, आई बैंड की लेंथ कम हुई है। तो ये चेंजेस आते हैं डियर स्टूडेंट, जो कि स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के मुताबिक हम इसमें देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई हम देखते हैं, इसलिए ये मैंने सारे इकट्ठी बता दिए। मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो थिक फिलामेंट एंड थिन फिलामेंट के साथ अटैच क्यों होते हैं, वो इसलिए, ये देखें, ये हमने यहाँ तो नहीं बनाया वैसे, ये जो थिक फिलामेंट के ये ग्लोबुलर हेड्स होते हैं, ये थिन फिलामेंट के साथ जाके जुड़ जाते हैं इस तरह से। ये यहाँ पर भी होते हैं, यहाँ पे जुड़े नहीं होंगे, यहाँ भी होंगे मगर यहाँ पे जुड़े नहीं है, ये रिलैक्स है। तो जब ये इसके साथ जुड़ जाएंगे तो ये क्या करेंगे, थिक फिलामेंट थिन फिलामेंट को इस एम लाइन की तरफ पुल करेगा। तो इसमें बेसिकली ये होता है कि जो मायोसिन के ग्लोबुलर हेड्स होते हैं, जिन्हें हम क्रॉस ब्रिज बोलते हैं, इनकी बाइंडिंग साइट होती है थिन फिलामेंट पर एक्टिन की शक्ल में। थिक फिलामेंट थिन फिलामेंट से जुड़ना चाहता है, मगर एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है ट्रोपोमायोसिन, उसने इसे रोका होता है। जब कैल्शियम आयन आकर ट्रोपोनिन को लगता है तो ट्रोपोमायोसिन की शेप चेंज होती है, उसके नतीजे में एक्टिन मायोसिन आपस में जुड़ जाते हैं। अब जैसे ही एक्टिन मायोसिन आपस में जुड़ते हैं ना, ये इसको पुल करते हैं टूवर्ड्स दी एम लाइन, इस तरह, ये थोड़ा फिर और आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्कुल थिन फिलामेंट एम लाइन के करीब आ जाते हैं। तो जब ये थिक और थिन फिलामेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उसके नतीजे में ही थिक और थिन फिलामेंट्स वन ओवर दी अदर स्लाइड करते हैं, जिसके नतीजे में मसल कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो उसकी रीज़न ये है कि थिक और थिन फिलामेंट आपस में क्यों जुड़ते हैं, बिकॉज जो क्रॉस ब्रिज या ग्लोबुलर हेड ऑफ मायोसिन है, इनकी बाइंडिंग साइट लोकेटेड है ओवर थिन फिलामेंट।
इसके बाद नेक्स्ट यही क्वेश्चन किया गया कि स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल बता दें, तो वो मैंने आपको बता दिया कि इसके मुताबिक 5 चेंजेस आते हैं इसमें। वो ए बैंड की लेंथ चेंज नहीं होती, आई बैंड छोटा हो जाता है, एज जोन डिसअपीयर हो जाता है, जी लाइन एक दूसरे के करीब आ जाती है, यानी कि सार्कोमियर बिकम शॉर्टर इन लेंथ हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो कमर में रसोली बन जाती है, रसोली मतलब ट्यूमर बन जाती है, तो उसकी क्या रीज़न होती है। ये जो रसोली या ट्यूमर्स होते हैं ये तो 2 किस्म के होते हैं, मेलिग्नेंट जो कि फैलने वाले होते हैं, यानी और जगहों पे जाके नए ट्यूमर्स बना सकते हैं, और बिनाइन जो कि लोकलाइज्ड होते हैं। तो ये बॉडी में कहीं पे भी बन सकता है, इसकी कोई स्पेसिफिक नहीं है। अगर ये बैकबोन में बनता है, बोन तक महदूद होगा तो पेनफुल कम होगा, स्पाइनल कॉर्ड तक फैल जाएगा तो पेनफुल ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा डैमेज करेगा तो लोअर लिम्ब पैरालाइज हो सकता है। तो ये ट्यूमर्स को कहते हैं, रसोली वगैरह ये ट्यूमर्स को बोलते हैं। अच्छा, स्लाइडिंग फिलामेंट बता दें तो ये फिर मैंने बता दिया आपको स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। अच्छा, ये पूछा गया जी कि स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल में हाउ द ब्रिजेज आर कंट्रोल्ड, ये टॉपिक मिस हो गया, ये मिस नहीं हुआ, ये हमने साथ ही पढ़ लिया है। हाउ द ब्रिजेज आर कंट्रोल्ड का मतलब ये होता है कि ये देखें यहाँ पे ये ब्रिज अभी अलग-अलग है, यहाँ पे ब्रिज ये अटैच हो गए। अब इनको अलहदा करने के लिए किसकी ज़रूरत है, एटीपी। ये ना बेसिकली एक साइकिल है, यहाँ से मसल इधर आता है तो मसल किसकी तरफ जा रहा है, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और जब मसल कॉन्ट्रैक्ट से दोबारा इस फॉर्म में जाएगा तो हम कहेंगे कि मसल रिलैक्स हो रहा है। तो ये बेसिकली मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो होता है ना एक साइकिल है। ये नहीं है कि मसल कॉन्ट्रैक्ट होके इधर ही रुक जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होके फिर रिलैक्स होगा, तो ये एक साइकिल कंप्लीट होगा। तो इसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तो वो नर्व इम्पल्स और कैल्शियम की ज़रूरत है, इसको दोबारा उस रिलैक्स फॉर्म में ले जाने के लिए एटीपी की ज़रूरत है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन एक साइकिल है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो एटीपी के बगैर ये डिटैच नहीं होंगे, यानी कि साइकिल कंप्लीट नहीं होगा। तो जनरली हम कह देते हैं इनको मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एटीपी चाहिए। वो कॉन्ट्रैक्शन से मुराद ये है कि ये क्रॉस ब्रिज अटैच हो गए तो ये डिटैच भी होने चाहिए, तो वहाँ पर ये एटीपी की एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो हाउ द ब्रिजेज आर कंट्रोल्ड यही है कि एटीपी ब्रिजेस को, यानी 2 तरीके हैं, ब्रिजेस को अटैच करने के लिए नर्व इम्पल्स आएगी, वो कैल्शियम आयन देगी, कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन को जुड़ेगा, ट्रोपोमायोसिन की शेप में चेंज आएगा, एक्टिन मायोसिन जुड़ जाएंगे, ये वाले चेंज आ जाएंगे, स्लाइडिंग इस शेप से मसल इसमें आ जाएगा, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। फिर एटीपी आके इनको दोबारा अलहदा करेंगे तो ये दोबारा उस फॉर्म में चले जाएंगे, यानी साइकिल मसल का कंप्लीट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन में जोड़ने के लिए ब्रिजेस को कैल्शियम नर्व इम्पल्स की ज़रूरत पड़ेगी, दोबारा अलहदा करने के लिए एटीपी की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, ये सेल का जो साइज़ बढ़ जाए अपने ओरिजिनल साइज़ से, क्या वो दोबारा कम हो सकता है? बिल्कुल, ये 2 टर्म्स हैं, इसको हम कहते हैं हाइपरट्रॉफी और एट्रोफी। हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है, हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है इंक्रीज इन सेल साइज, और हाइपरट्रॉफी एट्रोफी का मतलब होता है, सॉरी, एट्रोफी उल्टा होगा इसका, डिक्रीज इन सेल साइज, सेल के साइज़ का कम हो जाना। तो जब ये आप कोई एक्सरसाइज करते हैं, जैसे बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो मसल सेल्स तो उतने ही होते हैं, तादाद भी उतनी होती है, वो सेल बड़े हो जाते हैं। जब उस बड़े होने का मतलब ये होगा उनके अंदर मायोग्लोबिन बढ़ जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटीन वगैरह ये चीज़ें, ग्लाइकोजन बढ़ जाएगा। जब आप एक्सरसाइज छोड़ देंगे तो वो मसल फिर छोटे होना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब होगा कि प्रोटीन कम हो जाएगी, ग्लाइकोजन कम हो जाएगा, मायोग्लोबिन वगैरह कम हो जाएगा। तो इंक्रीज़ इन सेल साइज़ को कहते हैं हाइपरट्रॉफी, डिक्रीज़ इन सेल साइज़ को कहते हैं एट्रोफी। बिल्कुल, ये मसल सेल्स के केस में ऐसा हो सकता है कि साइज़ बढ़ जाए और फिर कम भी हो सकता है, और कम होकर फिर दोबारा बढ़ भी सकता है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैक्टिक एसिड एनारोबिक रेस्पिरेशन के में बनता है क्योंकि ऑक्सीजन अनअवेलेबल होती है, फिर बाद में कैसे एरोबिकली टूटकर एनर्जी देता है और साथ में अगेन ग्लूकोज। वो ये होता है कि लैक्टिक एसिड जब आप बहुत तेज़ एक्सरसाइज, कोई जॉगिंग, रनिंग कुछ कर रहे होते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है। अब जब आप रेस्ट करते हैं
तो आहिस्ता आहिस्ता आपके मसल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी हो जाती है। जब वो ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी होती है तब कुछ लैक्टिक एसिड टूटता है और बाकी रिमेनिंग लैक्टिक एसिड को फिर जब लैक्टिक एसिड ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटता है तो वो हम एरोबिक कहते हैं। यानी ये रेस्ट की हालत में एरोबिकली टूटता है। रेस्ट का मतलब ये है कि जब उसकी ऑक्सीजन की डिमांड दोबारा से पूरी हो जाए। कमी में लैक्टिक एसिड बनता है, जब ऑक्सीजन फिर से दोबारा उसको मिल जाएगी वो ऑब्वियसली आफ्टर रेस्ट या ब्लड सप्लाई के बढ़ने के बाद मिलेगी। आइज़ ओनली पार्ट ऑफ द बॉडी हैं विच डू नॉट ग्रो। जी बिल्कुल, आइज़ ओनली पार्ट ऑफ द बॉडी हैं जो कि जितने साइज़ में बर्थ के टाइम पे होते हैं उसी साइज़ में ये रहते हैं। सारे फिब्रिल्स फिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ये है जी, देखें एक जो सेल होता है ना उसके अंदर होते हैं फिब्रिल जो कि आई और ए बैंड है और फिलामेंट्स हैं थिक और थिन। तो जब किसी एक सेल को नर्व इम्पल्स मिलेगी उसके अंदर क्या है, सारे फिब्रिल और फिलामेंट वो सारे कॉन्ट्रैक्ट होंगे। मसलन इस बात को अगर हम ऐसे देख लें कि ये हमारे पास कुछ सेल्स हैं, मसल सेल्स को कहते हैं फाइबर। ये मसलन 1 2 3 4 5 मसल सेल्स हैं। अब एक मोटर न्यूरॉन इन 3 तक पहुंचा है, ये एक मोटर न्यूरॉन है। ये मोटर न्यूरॉन नंबर 2 है, ये इन 2 तक पहुंचा। इनके भी नाम रखने A B C D E। अब इस पे मैंने टिक लगाया, इसका मतलब है यहाँ से नर्व इम्पल्स आई है। इसका मतलब ये होगा कि सेल C कॉन्ट्रैक्ट करेगा, D कॉन्ट्रैक्ट करेगा और E कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब ये सेल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके अंदर, सेल का मतलब है फाइबर, सेल के अंदर हैं फिब्रिल और फिब्रिल से छोटे हैं फिलामेंट्स। ये सारे फिब्रिल और फिलामेंट इस फाइबर के कॉन्ट्रैक्शन में हिस्सा लेंगे, इसके भी हिस्सा लेंगे, इसके भी हिस्सा लेंगे। ये एक बन गया है मोटर यूनिट। मगर ये वाले सेल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि एक मसल फाइबर, एक मोटर न्यूरॉन जितने मसल फाइबर के साथ कनेक्टेड होता है वो सारे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इसको, और कॉन्ट्रैक्ट करने से मुराद है उसके अंदर सारे फिब्रिल्स और फिलामेंट कॉन्ट्रैक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये पूछा गया है जी कि इफ़ अनट्रीटेड, ये मतलब टेटनी के बारे में है कि अगर हम इसको क्योर नहीं करेंगे, कैल्शियम की कमी को पूरा नहीं करेंगे तो इससे लेरिंग्स का और इसका स्पाज्म का मतलब होता है ये मसलसल कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे और उससे फिर ये डेथ भी हो सकती है। और इसके अलावा ये इसमें पूछा गया है जी कि मसल रिलैक्स करने के लिए एटीपी चाहिए होती है। बिल्कुल यही कि मसल को कॉन्ट्रैक्शन से दोबारा उसकी रिलैक्स फॉर्म में लाने के लिए एटीपी चाहिए होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज तक जितने आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे हमने कोशिश की है कि इस लेक्चर में उन क्वेश्चंस का आंसर कर दें। तो अब तक के लिए हम इधर इसको वाइंड अप करते हैं। मज़ीद जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर टेकअप करेंगे। थैंक यू वेरी मच।